नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद बाकुले एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल दायरे स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं BA पार्ट फर्स्ट के जो स्टूडेंट हैं आधुनिक विश्व का इतिहास, इसके अपन 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो दो अंकों के क्वेश्चन आते हैं, यानी शॉर्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो अपन देखने वाले हैं। टोटल आपके 10 आएंगे दो अंकों के, यानी 20 अंकों के ये आपके आने वाले हैं। तो ये वीडियो सेमेस्टर सेकंड के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है और जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका 10 जून को एग्ज़ाम होने वाला है, तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और जो रेगुलर स्टूडेंटों का आगे जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं नई वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। ये 30 क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये 5 सालों का जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनके पेपरों से सारे के सारे उठाए गए हैं, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। 10 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से मैं 7 या 8 की गारंटी ले सकता हूं। यदि इन सबको आप बढ़िया तरीके से पढ़ कर जाते हो तो 7 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, बाकी वो 3 क्वेश्चन बीच में से देता है, उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात, आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको लेकर मैंने पहले ऑलरेडी वीडियो बना दी है। 7 या 8 वीडियो में मैंने बढ़िया तरीके से आपके जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, एक तो मैंने मॉडल पेपर डाल रखा है जिसमें सारे बड़े बड़े क्वेश्चन बता रखे हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जितने भी फ्रांस की क्रांति के कारण, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर देखिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है, मोटी मोटी बातें बता दूंगा। ये इन सारे के जो 30 क्वेश्चन हैं इनके आंसर आपको सीरीज में मिल जाएंगे, या और अदर सोर्स से आप देखना चाहते हो तो वहाँ से आप देख लोगे, है ना। और आपने यदि बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो इनमें से आधे क्वेश्चन तो आपको आते होंगे। तो यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है। ये 2 पुस्तकें हैं, डिवाइन कॉमेडी और द प्रिंस, ये बार बार क्वेश्चन इसको लेकर आता है। तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते हैं, ठीक है। कौन है? दांते, ये इसके लेखक है। डिवाइन कॉमेडी के बार बार क्वेश्चन आता रहता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रिंस, इसके रचयिता मैकियावेली है, ठीक है। मैकियावेली इसके रचयिता हैं द प्रिंस के। इसके बाद में पाप विमोचन पत्र, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता। पाप विमोचन पत्र मैंने फ्रांस की क्रांति में पढ़ाया था। यूरोप में जो ईसाई धर्म है, यूरोप में एक समय ऐसा आया कि ईसाई धर्म में बहुत सारी बुराई आ गई, तो ईसाई धर्म जो था उसका प्रमुख अधिकारी कौन होता था? पोप, ठीक है। कौन होता था? सॉरी, पोप, ये पोप होता था, पोप प्रमुख अधिकारी होता था। इसने एक पत्थर निकाला, यानी एक प्रकार से पत्थर ही होता था, ये कागज़ का बना होता था, और ऐसी घोषणा करा दी कि जो इन पत्रों को खरीदेगा वो अपने पापों से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो पाप शब्द भी यूज लिया है ना, जो इस पत्रों को खरीदेगा ना वो पाप से मुक्त हो जाएगा। आपको लगता है कि कोई पत्र दे दे, आपने बुरे कर्म किए पूरे जीवन भर, और आपको कोई आकर बोले कि ये पत्थर खरीद लो और आपके पाप है ना, आपकी जो गलत कर्म है उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा वहाँ पर चल रहा था। तो इतने बुरी तरीके से वहाँ का समाज सड़ चुका था, वहाँ का धर्म, ईसाई धर्म भी बुरी तरीके से सड़ चुका, तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही थी। इसके बाद में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आपको पता है इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1760 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 1760 के आसपास हुई थी। आप सीरीज में पढ़ोगे तो वहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको दे रखा है, मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में तृतीय स्टेट क्या है? तृतीय स्टेट है जो फ्रांस से संबंधित है। फ्रांस में क्या था कि समाज है ना जो 3 वर्गों में बटा हुआ था। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, जो फ्रांस का समाज था वो 3 स्टेट या वर्ग में बटा हुआ था, ठीक है। जो पहला होता था वो पादरी होता था जिसका उच्च स्थान था, दूसरा कुलीन होता था, ठीक है, और तीसरा आप देखते हो आमजन जिसमें किसान वर्ग आता था, मजदूर वर्ग आता था। इसकी स्थिति सबसे बेस्ट थी। इसके नीचे यह आता था
मिडिल क्लास जिसे बोलते हैं, और आम जन जो मजदूर किसान, इनकी बहुत बुरी हालत थी। ये दोनों मिलकर इसका शोषण करते थे। तो इससे ही है ना जो तृतीय स्टेट के नाम से जाना जाता है। पादरी प्रथम स्टेट बोल सकते हैं आप, कुलीन द्वितीय स्टेट और आमजन तृतीय स्टेट ऐसे बोल सकते हो, या पादरी वर्ग ये प्रथम वर्ग, कुलीन द्वितीय वर्ग और आमजन तृतीय वर्ग ऐसा भी आप बोल सकते हो। इसको एक उदाहरण से और समझ सकते हो। भारत का समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, आप सब जानते हो, ठीक है। वर्तमान जो ब्राह्मण समाज है वो ब्राह्मण वर्ग में आता था, जो क्षत्रिय समाज है, जो राजपूत समाज अपन मान सकते हैं, तो वो क्षत्रिय समाज में आता था, और जो वैश्य समाज बाकी के जो ओबीसी का कैटेगरी में जो भी जातियाँ आती हैं, कास्ट आती हैं, वो उसमें जाती थी। और वर्तमान जो SC ST है वो इस शूद्र समाज में आ जाती थी। तो शूद्र समाज की स्थिति बेकार थी। उसी प्रकार इसमें जो आम जो लोग थे उनकी स्थिति बेकार थी, और क्रांति का यही प्रमुख कारण बनेगा। तो मैंने बढ़िया तरीके से समझा दिया, और आप सीरीज में से बढ़िया तरीके से पढ़ लेना इसको, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं। शीत युद्ध। शीत युद्ध क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, मैंने बढ़िया तरीके से समझा रखा है। तो शीत युद्ध क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 को ख़त्म हुआ। तो 1945 के बाद से लेकर 1990 तक, लगभग 1990 इन सालों के बीच में शीत युद्ध चला। विश्व में 2 महाशक्तियाँ सामने उभर कर आई। वर्तमान में जो अमेरिका देख रहे हो, संयुक्त राज्य अमेरिका, एक शक्ति तो ये हो गई। दूसरी शक्ति है रूस, जिसमें ना 15 देश शामिल थे, यानी सोवियत संघ जिसे बोलते हैं, USSR, ठीक है। यानी एक तो USA है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, और एक USSR उस टाइम चलता था, सोवियत संघ, जिसमें रूस और उसके आसपास के 15 देश आते थे। तो इनके बीच में एक प्रकार से बोली का युद्ध था। ऐसे बड़ा युद्ध नहीं हुआ कि आक्रमण कर दिया, ये नहीं कर, बोली का युद्ध था कि मैं तेरे को मार दूंगा, तू मेरे को क्या समझता है अपने आप को। USA बोलता था USSR, तू अपने आप में क्या समझता है। ये USSR बोलता था USA को, तू अपने आप में क्या सकता है, तेरे को उड़ा दूँ, तो अपने आप में क्या समझता है। ऐसी बातें हो रही थी, वैसे युद्ध नहीं हुआ था। फिर 1990 को है ना जो USSR टूट गया था, यानी इसमें जो 15 देश थे वो अलग अलग छट गए, जिसमें वर्तमान में जो यूक्रेन है ना वो पहले इसका हिस्सा हुआ करता था। अभी है ना जो अमेरिका के नाटो में जाकर मिलने का प्रयास कर रहा है, इसलिए रूस इसका विरोध कर रहा है, ठीक है। तो यही शीत युद्ध, जिसे कोल्ड वार भी बोलते हैं। सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण लिखे। देखो सोवियत संघ आ गया ना, USSR, और जब 1990 में है ना जो सोवियत संघ का विघटन हुआ ना, इसी कारण ये शीत युद्ध भी खत्म हुआ था। तो सोवियत संघ के विघटन के 2 कारण बताइए, आखिरकार में इसका विघटन क्यों हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद में इटली एकीकरण की, यहाँ पर सीरीज में देख लेना ना, मैं जो नहीं बता रहा हूँ वो सीरीज में बढ़िया तरीके से बता रखे। इटली एकीकरण की किन्हीं यहाँ पर जगह भी नहीं है, इसलिए इटली एकीकरण की किन्हीं 2 समस्याओं को बताइए, ठीक है। जो इटली का एकीकरण हुआ उसमें 2 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी, ये भी सीरीज में आप देख लोगे बड़े तरीके से। इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण लिखे। तो प्रथम विश्व युद्ध के 2 कारण जैसे आप मान सकते हो, साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा। यूरोप में 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उससे पहले की पहला कारण तो आप मान सकते हो साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवाद की प्रतिस्पर्धा, ठीक है। एक तो था साम्राज्यवाद, और दूसरा था मैन, तो यही थे, और बाकी है ना जो आप देख लेना सीरीज में, सैन्यवाद। तो इसका अर्थ क्या है, साम्राज्यवाद कहने का मतलब यूरोप में जो देश थे उनके बीच में एक जंग छिड़ चुकी थी कि वो जो गरीब राष्ट्र हैं, अफ्रीका और एशिया के जो राष्ट्र हैं, देश हैं, उनको गुलाम बनाया जाए, वहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया जाए। और इंग्लैंड ने तो भारत को यहाँ पर और एशिया में बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया। तो इनके बीच में जंग छिड़ चुकी थी कि शक्तिशाली हम बनेंगे, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये जितने भी देश हैं यूरोप में, उनके बीच में जंग छिड़ चुकी थी, और ये प्रतिस्पर्धा के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसके बाद में सैन्यवाद का युद्ध है। सैन्य का मतलब सैनिक शक्ति को बढ़ाना। इनके बीच में सैनिक शक्ति
हथियार, ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना, बड़े बड़े हथियारों का निर्माण करना क्यों कर रहे थे? क्योंकि भविष्य में यदि युद्ध हुआ तो उस जंग में काम आए। तो ये सैन्यवाद का उदय होना भी प्रथम विश्व युद्ध को माना जाता है। और अदर में आप देखोगे तो तीसरा कारण देखो तो आप मान सकते हो यूरोपीय शक्तियों का संतुलन बिगड़ना, यूरोप के देशों का संतुलन बिगड़ना, या फिर आप मान सकते हो गुप्त संधियाँ करना यूरोप में जो देश थे, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में फांसीवाद के बारे में आप क्या समझते हैं? फांसीवाद, तो ये जो फांसीवाद था ना, उसके जनक कौन है? मुसोलिनी। फांसीवाद के जनक मुसोलिनी थे। ये क्या था? इसमें है ना जो व्यक्ति होता था ना राज्य में, उसको सीमित कर दिया गया, यानी उसको दबा दिया गया, स्वतंत्रता उसको नहीं थी। और जो राज्य है ना, राज्य, उसको बहुत सारी पावर्स दे दी गई। तो इसकी पावर्स को बढ़ाने का प्रयास किया, और जो वहाँ के व्यक्ति रहते थे, राज्य में जो लोग रहते थे, उनकी शक्तियों को दबाने का प्रयास किया, उनके स्वतंत्रता, उनके जो अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उनको दबाने का प्रयास किया। तो राज्य को महत्व दिया गया और जनता को महत्व दिया ही नहीं गया। तो यही फांसीवाद है। और पढ़ लोगे आप। यहाँ पर है ना 10वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण आप बढ़िया तरीके से जानते भी हो। वैश्वीकरण क्या है कि विश्व के जितने भी देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ मिलकर अपनी जो स्थिति है उसको सुदृढ़ करें। जैसे कैसे मिलेंगी? जैसे अमेरिका है ना, जो भारत के साथ में व्यापार करेगा, तो उनकी अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था नहीं मिल रही। हम वहाँ पर है ना अपने माल को भेज रहे हैं, वो उनके माल को वो यहाँ भेज रहे हैं। जैसे हम रूस के साथ में संबंध स्थापित कर रहे हैं, चीन के साथ में, इधर पाकिस्तान के साथ में, क्या ही करेंगे, झगड़ा उगड़ा चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सल्ट लेंगे। और यहाँ पर है ना जो बहुत सारे विदेश में है ना, जो अरब देश हैं, वहाँ से अपन तेल मंगवा रहे हैं, तो उनकी अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ रही है या नहीं जुड़ रही है? तो यही वैश्वीकरण है। और बाकी इसकी बड़े तरीके से आप पढ़ लोगे, मैंने है ना जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। इसके बाद में पुनर्जागरण का क्या अर्थ है? तो पुनर्जागरण मैंने आपको भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इस पर। पुनर्जागरण मैंने बताया था। पुनर्जागरण है ना जो अंग्रेजी के रेनेसां शब्द से बना है, ठीक है। और ये रेनेसां शब्द है ना जो फ्रांस या फ्रेंच शब्द से बना है। आप फ्रेंच शब्द लिखो इसको, ठीक है, फ्रेंच शब्द से बना है, जिसका अर्थ है पुनर्जन्म। ये तो इसका शब्द का है ना जो अर्थ हो गया। और इसका और अर्थ जानना चाहो तो मोटी मोटी बात यह है कि यूरोप में 15वीं और 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि ईसाई धर्म था, वहाँ का समाज था, उसमें बहुत सारी बुराइयाँ आ गई। बहुत सारी बुराइयाँ आने के कारण क्या हुआ कि वहाँ के लोग परेशान हो गए। परेशान होने के कारण उन्होंने एक बहुत व्यापक आंदोलन किया, और उसमें समाज की जो गंदगी थी, उनके सोचने का नज़रिया था, वो घटिया हो चुका था, उसको समाज के बाहर फेंका, ठीक है। ईसाई धर्म में बहुत सारी बुराइयाँ आ गई थी, जैसे पाप विमोचन पत्र आप देख रहे हो, ऐसी गंदगियाँ वहाँ पर आ गई थी, इसलिए यह आंदोलन आया। और इस आंदोलन से है ना जो उनके अंदर सोचने की क्षमता का विकास होने, तर्क वैज्ञानिक चीज़ों का विकास हुआ, तो यही पुनर्जागरण है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो युवा इटली के बारे में लिखिए, तो इसके बारे में आप देख लो कि मानवतावाद क्या है। मानवतावाद में क्या होता है कि व्यक्ति के लिए सब कुछ किया जाता है, ठीक है। मानवतावाद, मानव के लिए सब कुछ किया जाता है। मानव की का मतलब क्या है? हम सब आ गए इसमें, यानी मानव को स्वतंत्रता के लिए, उसके सुख के लिए सारी चीज़ें की जाती हैं। परलोक में ईश्वर है, उसके बारे में नहीं सोचा जाता है। भारत में क्या सोचा जाता है कि यह ना जो स्वर्ग है और वहाँ पर ईश्वर है, उसकी भक्ति करो, ऐसा उसा, ठीक है। वहाँ पर ऐसा नहीं है। ये मानवतावाद विचारधारा ये अलग है। ये है ना व्यक्ति के सुख पर ध्यान दे रही है कि व्यक्ति को गर्मी लग रही है ना, तो एसी का निर्माण कर लो, तो इसके सुख पर बल दिया जाता है। जबकि परलोक की चिंता, ईश्वर के बारे में, इन चीज़ों को ये नहीं मानते, ठीक है। इसके बाद में बोल्शेविक क्रांति है एक प्रकार से ये, और 1917 में रूस में आई थी, ठीक है। और इसके बारे में ना आप वहाँ पर जाकर पढ़ लोगे। इसके बाद में समुद्री मार्गों की खोज के 2 परिणाम लिखिए। यूरोप के जो देश थे उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज कर ली, उससे क्या होगा कि व्यापार बढ़ेगा। समुद्री मार्ग खोजने से क्या होता है कि हम दूसरे देशों में जा पाते हैं,
जैसे यूरोप के लोग भारत में आ गए, उस टाइम पहले ऐसे मार्ग नहीं थे, पहले किसी को पता ही नहीं था कि भाई भारत भी है, तो वहाँ के लोग भारत में आ गए। भारत के लोग समुद्री मार्गों के द्वारा उन देशों में जा पाते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एक तो व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, व्यापार बढ़ेगा, तो व्यापार बढ़ने से लोग अनजुदा नहीं होंगे, तो पूंजीवाद का उदय भी अपन मान सकते हैं, पूंजीवाद का उदय भी इन समुद्री मार्गों से हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें। इसके बाद में लियोनार्डो डा विंची के 2 चित्र, इन्होंने 2 चित्र में बनाए थे, ठीक है। ये एक प्रमुख चित्रकार थे, तो इन्होंने 2 चित्र बनाए थे। एक चित्र तो था द लास्ट सफ़र और दूसरा था मोनालिसा, ठीक है। ये एक औरत थी मोनालिसा, ठीक है। इसका चित्र बनाया था, तो ये 2 चित्र थे और सीरीज में आप बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे इसको। इसके बाद तो 17वां क्वेश्चन, सर थॉमस मूर के बारे में लिखिए, तो वहाँ पर सीरीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के 2 कारण लिखिए, तो द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता है कि जर्मनी के कारण हुआ था, मेन कारण तो जर्मनी था। जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें पूरी हार का ठेकरा जर्मनी पर फोड़ दिया गया और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उसकी सेना को ध्वस्त कर लिया, यानी ध्वस्त कर दिया, फिर हिटलर का उदय होता है। और मेन कारण तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में मेन कारण जर्मनी को माना जाता है, और बाकी भी बहुत सारे कारण हैं, एक कारण इसका जिम्मेदार नहीं है, तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। और 1929 की जो आर्थिक मंदी आई वो भी इसका मूल कारण माना जाता है। तो ये 19वां क्वेश्चन आप देख रहे हो, ध्रुवीय राज्य तथा मित्र राज्यों के गुट में क्रमशः कौन से देश आते हैं। तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उस टाइम विश्व 2 गुटों में बट गया, ध्रुवीय राज्य जिसे शत्रु राज्य भी बोला जाता है, और मित्र राज्य। तो इसमें आप देश देख लोगे, ठीक है। इसमें तो मुख्य रूप से जर्मनी आएगा, इटली आएगा, ये देश आएंगे, और इसमें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये देश आएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, इसको छोटा मोटा क्वेश्चन मत समझ लेना, ठीक है। क्रीमिया युद्ध कब हुआ, ये भी बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, किस देश के बीच में हुआ, ये सारी चीज़ें आप देख लोगे। इसके बाद में निकोलो मैकियावेली की 2 पुस्तकों के नाम लिखिए, तो एक पुस्तक तो मैंने यहाँ बता दी है और बाकी की पुस्तक आप पढ़ लोगे वहाँ पर। इसके बाद द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसके लेखक कौन है, इसके लेखक है मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इसके लेखक है मॉन्टेस्क्यू, इसके लेखक है, ठीक है। इसके बाद में सामंतवाद के कोई 2 कारण लिखिए, सामंतवाद का उदय क्यों हुआ, ठीक है। इसके बाद में औद्योगिक क्रांति, इसके 2 प्रभाव लिखिए, आखिरकार में 2 प्रभाव क्या है। देखो, उद्योग आया, व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ेगा तो लोग धनी होंगे, यानी आप पहला तो प्रभाव मान सकते हो पूंजीवाद का उदय, यानी लोग धनी होने लगे। दूसरा नगरों का उदय, क्योंकि धनी होंगे तो लोग व्यापार करेंगे, तो व्यापार करेंगे तो नगरों की भी स्थापना होगी ना, तो नगरों का उदय हो गया, और 2 पूंजीवाद का उदय हो गया, ऐसा मान सकते हो, ठीक है। इसके बाद में किस युद्ध के द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ, तो इसका जो राइट आंसर होगा सीडान का युद्ध है, सीडान का युद्ध। सीडान के युद्ध के कारण ही ये है ना जो जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया, ठीक है। इसके बाद में पूर्वी समस्या के बारे में लिखिए। इसके बाद में नई व्यवस्था, ये बार बार रिपीट होता है, न्यू डील उद्देश्य क्या है इसके। इसके बाद में प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ, डोनातेलो कौन था। इसके बाद में असंलग्नता आंदोलन, उसका उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।